इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर से पीडीएम के यकजा होने की बातें हो रही हैं। ज्यादा जोर इस बात पर है कि इस बार इत्तेहाद पार्लियामेंट से बाहर के बजाय अंदर हो। शहबाज शरीफ की कोशिशें अपनी जगह, मगर शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना फजलुर रहमान के ख्यालात पीपल्स पार्टी के लिए जरा मुख्तलिफ है। वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी हर सूरत अपनी गलती तस्लीम करे। इस सूरत हाल में क्या पीडीएम इकट्ठी हो सकेगी, और अगर इकट्ठी हो भी जाए तो क्या हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन सकती है? दूसरा मामला है मईशत से जुड़ा हुआ। नए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कह दिया है कि आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं लगेंगे। बजट आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या हुकूमत ने इस हवाले से IMF से भी बात कर ली है, या ये बयान महज अवाम को खुश करने के लिए है? और आखिर में हम बात करेंगे हुकूमती हिदायत के मुताबिक जुमे के खुतबे से मुतालिक। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमृत शेख साहब, नासिब चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमीर अब्बास साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, मुबश्शिर बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अतर काज़मी भी आज के पैनल का हिस्सा है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर हुकूमत तहरीक चलाने की पेशकश की है। तमाम अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की इशाइये में शिरकत की। दूसरी तरफ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को वापसी के लिए अपनी गलती तस्लीम करना होगी। हमारा सवाल ये है कि क्या अपोजिशन इत्तेहाद एक बार फिर हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकता है? जनरल साहब, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंज बनने वाली तो सूरत बहुत दूर चले गई, गुजर चुका वो वक्त। एक वक्त था कि कुछ चैलेंज बनता नजर आ रहा था, फिर इनके अपने अंदर ही दरारें पड़ गईं, और उसके बाद फिर अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम नहीं चाहते कि हुकूमत गिराए। जनरल साहब का कहना है कि अभी तक इनके बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। जनरल साहब की जानिब दोबारा भी आऊंगी, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन थी। अमीर अब्बास साहब, देखिए, सितंबर 2020 में पीडीएम बनी, और सितंबर 2020 के बाद फरवरी या मार्च 2021 में पीडीएम ख़त्म होना शुरू हो गई, बिल्कुल झड़ना शुरू हो गई, और अब तो पीडीएम का कोई नामो निशान ही नहीं है। अमली तौर पे बिल्कुल एक गैर फाल किस्म का एक इदारा है या तंजीम है, या जो भी कह लें आप इसको। सवाल यह है कि आप ऑपोजिशन के तौर पे जो काम करना चाहते हैं, वो काम आप बगैर कोई प्लेटफॉर्म बनाए भी कर सकते हैं। ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस को हाईलाइट करें। वो नून लीग अपनी कैपेसिटी में कर सकती है, पीपल्स पार्टी अपनी कैपेसिटी में कर सकती है, बाकी जमातें अपनी कैपेसिटी में। पीडीएम बनाने का मकसद क्या है? पीडीएम बनाने का मकसद यह था कि ये सब अपनी इनफरादी कोशिशों को मुज्तमे करके, इकट्ठा करके, और हुकूमत के खिलाफ एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पर उठेंगे और हुकूमत को गिरा देंगे, क्योंकि ये हुकूमत को इलेजिटिमेट हुकूमत तस्वुर करते हैं। सही। तो ये काम तो ये कर नहीं सके पौने 3 साल के अंदर, और ना ही आगे हमें होता हुआ इनके हाथों नजर आ रहा है। फिर एक और तजाद आप देखें और मुनाफकत देखें, आप हिपोक्रेसी की इंतहा देखें कि इन्होंने इमरान खान को कहा कि वो सिलेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान सिलेक्टेड होंगे, फाबिहा। आप इमरान खान के खिलाफ इसलिए उठे कि इमरान खान सिलेक्टेड है। बाद में कराची के 249 ज़िमनी इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो सरदारी ने PMLN को भी सिलेक्टेड कह दिया, और कहा कि इमरान खान नया सिलेक्टेड है, PMLN पुरानी सिलेक्टेड है। तो अगर आप सिलेक्टेड के खिलाफ उठे हैं, तो फिर आप PMLN के साथ बैठ कैसे सकते हैं? वो भी सिलेक्टेड है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप, जो पहले सिलेक्टेड था वो आज आपके लिए काबिल कबूल है, क्योंकि आज आपके मफादात उसके साथ कन्वर्ज होते हैं, और जो आज सिलेक्टेड है वो आपके लिए इसलिए काबिल कबूल नहीं कि वो इक़्तिदार में और आप ऑपोजिशन में हैं। तो कोई एक बेंचमार्क और उसूल होना चाहिए था ना। फिर नून लीग ने क्या कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ? वही चीज जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ कहा कि ये धांधली से जीत कर आए हैं, धांधली करता है इमरान खान। नून लीग ने क्या कहा इन्हें 249 में कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की कराची के अंदर, और नून लीग उस धांधली को सनद देने के लिए बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में चली गई। तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही है, कोई कोहेरेंस नहीं बन रही है कि आप पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाकर और उन इश्यूज पर इमरान खान के खिलाफ निकलें जो इश्यूज बजाते खुद आपके खिलाफ एक चार्जशीट है। ठीक है, तो आप इनफरादी हैसियत में कोशिश करें, काम करें, ऑपोजिशन को राइट है थ्राइव करने का, स्ट्राइव करने का, लेकिन पीडीएम का कोई लॉजिक नजर नहीं आता। ठीक है जनरल साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा था कि अब उनका फोकस भी हट गया है। एक वक्त पे हुकूमत गिराने का उनकी सारी जद्दोजहद यही थी
और आप देख रहे हैं कि उस वक्त एक थ्रेट भी हुकूमत को नजर आती थी, लेकिन अब तो वो खुद ठंडे पड़ गए। असल चीज ये है कि ये इत्तेहाद ही एक आप कह लीजिए कि गैर कुदरती इत्तेहाद था, क्योंकि जहां पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने मफादात और मकासद मौजूद हों और वो उन्हीं को परसू कर रहे हों और सबकी कोशिश हो कि ये एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म को हम यूज कर लें, इस्तेमाल कर लें अपना वेट बढ़ाने के लिए, तो वो लाजमन कहीं ना कहीं तो फिर उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कहीं ना कहीं उनके मसाइल पैदा होंगे। आज पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग नजर आ रही है और आप देख लीजिए कि उन्होंने चैलेंज किया था, जो इन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा उसको उन्होंने बिल्कुल खातिर में नहीं लाया। उन्होंने कहा जी ये बेहुदा काम है। और अब अगर शाहिद खाकान अब्बासी या मरियम नवाज की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी गलती माने, तो वो तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारी कोई गलती नहीं। तो बात ये है कि ये जो पीडीएम का किस्सा था वो तो मेरा ख्याल है कि अब खत्म हो चुका है, उस पर तो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली बजट वगैरह के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करने का काम जो किया जा रहा है कि कम से कम ऑपोजिशन की आवाज एक हो या ऑपोजिशन आपस में कुछ कर ले, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने खाना किया जहां पे ये इकट्ठे होकर बातचीत होनी थी, वहां बिलावल गया ही नहीं। तो उस मीटिंग की भी कोई अहमियत खास नहीं जानी गई। मरियम खुद वहां पे नहीं थी। मरियम को मेरा ख्याल है बाहर रखा जा रहा है क्योंकि वो सारे खेल में बतौर स्पॉइलर सामने आई हैं, तो इस वजह से लगता नहीं है कि अब वो पुरानी सियासत वापस आएगी। अब इनको गुजारा करना होगा इसी पे कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बजट वगैरह पे जो थोड़ा बहुत तनकीद कर सकते हैं या उसके बारे में जो भी अपनी राय दे सकते हैं वो आवाम के मफाद में अगर होगी तो बड़ी अच्छी बात है। इससे आगे कुछ इनके सियासी मफादात मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनका साथ चलना मुश्किल नजर आता है। मुबशर बुखारी साहब, हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग की बातें होती हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ सबके मिलकर चलने की बात करें, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वापस आए। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी वापस आई तो फिर पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। तो क्या ये जो नून लीग के आपसी क्लैशेज हैं, क्या ये पीपल्स पार्टी को साथ नहीं मिलने देंगे आइंदा? जी देखिए, एक तो नून लीग में हमेशा से पिछले तकरीबन 5 साल से ये रहा नवाज़ लॉयलिस्ट और शहबाज़ लॉयलिस्ट की हम टर्मिनोलॉजी सुनते रहे हैं। एक बात तो ये होगी, तो ये चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं मियां नवाज शरीफ के कैंप के हैं और यकीनन वो इस मूव को सपोर्ट नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी को वापस लाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं पाकिस्तानी सियासत पे, चूँकि गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तानी सियासत में, बल्कि किसी भी सियासत में कोई भी मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, कोई भी मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। एक बात तो ये हमारी तारीख़ हमारे सामने जो है, मसलन वर्स्ट एनिमीज़ थे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 90 की दहाई में हमने वर्स्ट पॉलिटिक्स देखी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, यही दोनों पार्टीज़ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, फिर यहाँ तक के कोलिशन भी बना लिया, एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी की बात भी की। यही इमरान खान थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के 2000 के इलेक्शन को बाइकआउट किया था और उसके बाद मियां साहब जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो की कॉल पे मान गए, जिसके बाद उनकी शहादत हो गई और वो डिले हो गए इलेक्शंस। लेकिन मियां साहब शुरू में तो इमरान खान साहब के साथ अलायंस करके बैठे हुए थे और बाद में मियां बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मुदाखलत पे उन्होंने उस बाइकआउट को ख़त्म किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो कल हुआ वो उसको भूल जाइए, आगे क्या होना है। मुझे ये नहीं लगता, ये यकीनी तौर पे नाकामी थी पीडीएम की कि जब बहुत सारे इश्यूज़ थे और पीडीएम स्ट्रॉन्ग थी, अच्छे शोज़ कर रही थी, उस वक्त भी वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकी। तो अभी जब आप मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं या मरियम को कॉर्नर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, ANP निकल चुकी है, ऐसी सूरत हाल में शायद स्ट्रीट पावर वो उस तरह शो ना कर पाए। लेकिन एक ख़तरा मौजूद है, वो है मियां शहबाज शरीफ की सूरत में, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब अपने जो कनेक्शंस हैं पावर सर्कल्स के साथ, उनकी वजह से जाने जाते हैं, उनके साथ नेगोशिएशंस बहुत अच्छी करते हैं। तो अगर वो किसी भी सूरत में पीडीएम को रिवाइव करने में माइनस पीपल्स पार्टी और प्लस पीपल्स पार्टी होने के चांसेस कम हैं, लेकिन माइनस पीपल्स पार्टी भी अगर वो किसी भी फॉर्म में पीडीएम इकट्ठा कर लेते हैं तो गवर्नमेंट के लिए, यानी इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए एक बहुत अच्छा चैलेंजर
इनसाइड असेंबली पैदा हो सकता है। आप देखिए उनके बाहर आने के बाद जो हो रहा है, चौधरी निसार साहब आगे एकदम एक रिपल इम्पैक्ट हुआ है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके ख्याल में चौधरी निसार साहब के आने को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अतर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो टूट फूट का शिकार है पीडीएम, क्या इनके आपसी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे? क्योंकि हमेशा पॉलिटिशियंस कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, तो क्या इनका दोबारा मिल बैठना मुमकिन नजर आता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कॉल दी है, लेकिन मुझे जो इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र है वो शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से है। इसलिए कि अभी एक हफ्ता पहले ही मोअज़्ज़िज़ अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाजत दी थी कि वो बरतानिया जाके अपना इलाज उनको करवाने की इजाज़त दी गई थी। अतर, आपका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। नासिर बेग चुगताई साहब, क्या आपको पीडीएम दोबारा इकट्ठी होती हुई नज़र आती है कल के इस इशाइये के बाद? अब पहले तो अब ये तय कर लें कि पीडीएम एक अलग चीज़ है, अलग इत्तेहाद है, और मुंतखब अफराद, पार्लियामेंट की मुंतखब अपोजिशन एक अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। हमने माजी में, मैं नहीं जाऊंगा 47 में 1935 के लिया एक्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं एमआरडी की बात भी नहीं करूंगा, मैं एआरडी की बात भी नहीं करूंगा, मैं जगतू फ्रंट की बात भी नहीं करूंगा, पीएनए की बात भी नहीं करूंगा, आईजीआई की बात भी नहीं करूंगा। मैं आज की बात करूंगा कि आज की जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। देखें, पहले तो मुस्लिम लीग को अपना घर ठीक करना होगा किसी एक बात पे पहुंचने के लिए। उनको जो इख्तलाफात हैं उनके आपस के, आज तो बहुत खुल के सामने आ गए ना। कल तक तो ज़रा दबे दबे थे, लेकिन अपोजिशन, पार्लियामानी अपोजिशन के खाने के बाद जो इख्तलाफात सामने आ जाए हैं वो बहुत तगड़े हैं। वो तो मरियम ने कहा है कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हूँ, और शाहिद खाकान अब्बासी जो कहते हैं वो मैं कहती हूँ, मतलब नवाज शरीफ साहब कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इख्तलाफ ज़्यादा संगीन हो गया है। शहबाज शरीफ साहब को मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि वो पीडीएम को जोड़ना चाहते हैं, अपोजिशन को जोड़ना चाहते हैं। इस्तीफ़े उनका मसला नहीं है, उनका मसला लॉन्ग मार्च भी नहीं है, उनका मसला पार्लियामेंट में रहते हुए पार्लिमानी अपोजिशन करनी है। अच्छा, यहाँ पर आके अगर कल तक जो उनकी कोशिश थी वो थी एक जॉइंट पार्लिमानी अपोजिशन कायम हो, जो मुझे नज़र भी आ रही है कि वो कायम हो सकती है। लेकिन माइनस पीपल्स पार्टी, पीडीएम क्या है ये हम सबको पता है, और माइनस पीपल्स पार्टी, पीडीएम ने अब तक क्या किया है ये भी हमें पता है। मैं भी अपने प्यारे भाई का खुतबा सुन रहा था कराची के इंतखाबात के बारे में, तो उस इंतखाबात को चैलेंज किया गया, उसको रिकाउंट किया गया। रिकाउंटिंग में 3 दिन लगे, एक वोट पे झगड़ा हुआ, और उसके बाद कहा गया हम रीपोलिंग पे जाएंगे, हम पिटिशन फाइल करेंगे। वो पिटिशन आज तक नहीं आई, इसका मतलब है कुछ और मसला था। तो मेरा अपना ख्याल है कि शहबाज शरीफ इस वक्त सेंट्रल फिगर हैं। वो अथर कह रहे हैं सेहत का अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको सलामत रखे। बहुत तवाना शख्स है, बहुत तेज़ चलते हैं, तेज़ बात करते हैं, तेज़ सोचते भी हैं वो, और उनकी सोच जो है वो बड़ी हद तक एक पॉजिटिव सोच की तरफ जाती है। तो वो अपोजिशन में, पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद रख सकते हैं। पीडीएम का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी भी इंटरेस्टेड नहीं है पीडीएम में जाने में, शोकॉस की मौजूदगी में। वो कहती है आप माफ़ी मांगें, वो कहते हैं आप माफ़ी मांगें। इस माफ़ी मांगते मांगते में पूरी रात गुजर जाएगी और पीडीएम भी फारिग हो जाएगी, लेकिन अंदर की जो अपोजिशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है अतर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इनकम्प्लीट रह गया, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जिस तरह मैं कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब अभी पीडीएम को इकट्ठा करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ता पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने इनको इजाजत दी कि आप जाके बरतानिया में अपना इलाज करवाएं। तो यकीनन उनकी सेहत के हवाले से कोई बहुत ज्यादा खदशात होंगे, कोई ऐसे सबूत उन्होंने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने रखे होंगे जिसकी वजह से उनको इजाजत मिली कि आप बरतानिया जाके अपना इलाज करवा सकें। लेकिन जब से वो उनको रोका गया उसके बाद अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने कभी डिस्प्रिन की एक गोली भी ली हो। इससे पहले हमने ये देखा कि जो मियां साहब हैं उनका 1.5 साल से कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है जो इंसानी तारीख में अभी तक ऐसा कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं हुआ जो 1.5 साल से बरतानिया के अंदर चल रहा है। तो हमें इस चीज तरफ भी देखना होगा कि एक हफ्ता पहले इनकी तबीयत इतनी खराब थी और अब वो मुतहरिक सियासत में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन को इकट्ठा करूंगा। तो ये जो निजाम है ना हमारा, ये एक तरह से मजाक बनता जा रहा है कि एक शख्स अपने भाई को जमानत पे एफिडेविट जमा कराता है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी जमानत के ऊपर भाई बाहर जाता है
है, फिर खुद भी वो उसी लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत ले लेता है कि मुझे भी बाहर भेज दें। लेकिन जब इजाजत मिल जाती है और इमरान खान जैसा जालिम वजीर आजम जाने नहीं देता, तो फिर वो कहता है अब मैं ऑपोजिशन करूंगा और अब मैं हुकूमत गिराऊंगा और सब लोगों को इकट्ठा करूंगा। अब जहां तक पीडीएम के इकट्ठा होने का ताल्लुक है, पीडीएम जब पहले इकट्ठा थी तो उन्होंने कौन से तीर मार लिए, अब वो कौन से तीर मार लेंगे। महलाती साजिशों का वो कोशिश करेंगे जिसमें वो हमेशा से करते रहे हैं, जिसका जिक्र मुबशर साहब ने भी थोड़े से ज्यादा आर्टिकुलेट तरीके से किया कि पावर सर्कल्स में आगे पीछे वो अपने कनेक्शन यूज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनकी दादरसी कहीं से भी होगी, और जो सपोर्ट वो तवक्को कर रहे हैं कि कहीं से उनको मिलेगी, मेरे ख्याल में इस वक्त फिलहाल उनको इस तरह की कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगी। एक कमेंट सलमा, जी देखिए पीडीएम दरअसल किसी उसूल के नाम पर नहीं बनी, ना इसका कोई मकसद इस मुल्क में कोई उसूल लाना है, ना इसका मकसद कोई इनकलाब लाना है। ये सिर्फ फ्रंट बैनर है लोगों को स्टूपिड बनाने के लिए। मकसद पीछे सिर्फ बुग़्ज़ इमरान और इक़्तिदार को टॉपल करके खुद पावर में आना था। यही जब सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को क्या कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इन्होंने सेनेट के अंदर मैनूवरिंग की है। उधर से इमरान खान को कहते हैं कि भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ एस्टैब्लिशमेंट का इल्जाम तो सारी जमातें एक दूसरे पे लगा रही हैं। तो फिर आप अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है नून लीग, तो फिर आज साथ क्यों बिठाना चाहती है पीपल्स पार्टी के? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी तो इन्हीं के बकौल एस्टैब्लिशमेंट के तवस्सुत से और वसीले से जाके उसने ये सारा कुछ किया ना। तो ये चूंकि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था, ये आग और पानी का मिलाप था, ये मुफादात का पर मबनी इत्तेहाद था, कोई उसूलों पर मबनी इत्तेहाद नहीं था। ये एक्सपोज हो गया, बीच चौराई हंडिया फूट गई है। लोगों को पता चल गया है कि ये हमें सिर्फ नॉनसेंस बनाने के लिए सब कुछ किया गया था। पसे पर्दा इनके मकासद जाती नौयत के थे। ठीक है, एनबीसी शॉर्ट कमेंट आगे ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, अगर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ हुकूमत गिराने की कोशिश करती तो वो गिरा देती। उसने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया, बुजदार को गिराने से इनकार कर दिया। और ये ऐलान मतलब खुफिया बात नहीं थी, ये खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस बात हुई कि हम ना बुजदार को गिराएंगे ना इमरान को गिराएंगे। मैं ख्याल अच्छी हिकमत अमली थी कि 5 साल पूरे करने दें, कंज्यूम करने दें 5 साल, उसके बाद देखते। पीपल्स पार्टी भी चाहती थी सब। अच्छा, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट है तो यार कौन इस्टेब्लिशमेंट से नहीं आया? मुझे एक नाम बता दें आप, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के सिवा कौन इस्टेब्लिशमेंट से नहीं आया? ठीक, भुट्टो साहब से लेकर आज तक आ जाइए आप। ठीक है, कोई एक फरिश्ता दिखा दे, एक फरिश्ता। सारे लोग एक दूसरे पर तकरीबन एक जैसे इल्जामात लगाते हैं और हिस्ट्री भी तकरीबन मिलती जुलती है। इसके साथ ही नाज़रीन इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए अगली की जानिब बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस ना लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट में पायदार मुआशी शरह नमू हासिल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत अपना वादा पूरा कर सकेगी? नासिब चुगताई साहब। जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त बयान है वज़ीर ख़ारजा का, और ये चौथी इक़्तिसादी पॉलिसी है इस हुकूमत की। पहली इक़्तिसादी पॉलिसी असद उमर साहब लाए थे, दूसरी पॉलिसी अब्दुल हफीज़ शेख साहब लाए, तीसरी मुख्तसर तरीन पॉलिसी हमाद अज़हर लाए, और चौथी स्टेबल पॉलिसी शौकत तरीन साहब लाए। शौकत तरीन साहब बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा हैं हर दौर के, पीपल्स पार्टी का दौर हो, ये दौर हो, हमेशा। अच्छा, हफीज़ शेख भी एक आला वज़ीर ख़जाना रहे हर दौर में, चाहने वाले रहे, लाडले रहे, आँख के तारे रहे। और अच्छा, अब जो आपने कल अचानक मुझे बताया कि मेरा ग्रोथ रेट 4% हो गया है, तो हम तो बहुत खुश हुए ना। लेकिन बाद में हमें ख्याल ही आया कि ये ग्रोथ रेट अगर 4% हो गया है तो अब्दुल हफीज़ शेख की कामयाबी है। तो उसे क्यों उठाया गया बेचारे को, शरीफ आदमी को कोना क्यों दिखाया गया उसको, खैर अलग बात है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने जो अपनी फ़िलासफ़ी दी है वो वही फ़िलासफ़ी है जो पिछली हुकूमतों की थी। सब्सिडीज़ दी जाएँ, महंगाई में कमी करने के लिए लोगों को रियायत दी जाएँ, रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएँ, महंगाई को कम करने के लिए दूसरे रास्ते भी इख्तियार किए जाएँ, तरसीलात ज़र में इजाफ़ा करने के लिए और इंसेंटिव दिए जाएँ। साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ़िलासफ़ी इख्तियार की जाए। वो कहते हैं कि हमारी कौमी दौलत का 47% हिस्सा बैंकों से बाहर है, बैंकों के अंदर नहीं है। इसको बैंकों के अंदर लाना है। टैक्स नहीं लगाएंगे मज़ीद हम। अगर आप टैक्स नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? टैक्स का दायरा वसी करेंगे। टैक्स का दायरा वसी कैसे होगा? डंडे से होगा। नाकाम हो गया, वो चले गए कहीं और। उन्होंने कहा जी हमारा तो शनाख्ती कार्ड लेके रख लेते हैं ये लोग,
वो शनाख्ती कार्ड भी ख़त्म हो गया। तो कौन सा तरीक़ा करेंगे जो टैक्स का दायरा वसी करें, ज़्यादा फाइलर आपके पास आएँ। फाइलर से मुराद ये नहीं है मेरी कि मैंने अपना गोशवारा जमा करा दिया और टैक्स अदा नहीं किया, टैक्स लगता ही नहीं मेरे ऊपर। फाइलर वो है मेरे नज़दीक जो टैक्स भी पे करे, भले 5 रुपये करें, जो टैक्स भी पे करे। तो ये ताकत बढ़ानी होगी आपको, हुकूमत को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा। वो भी कहते हैं हमारे पास पॉलिसी है, तो पॉलिसीज़ तो बहुत बस ला रहे हैं, वो देखें कब तक चलते हैं। और मुझे लगता ये है कि अगर इनका फ़लसफ़ा पूरा हो गया तो आने वाले 2 साल अच्छे साल साबित होंगे पीटीआई की हुकूमत के लिए। ठीक है जनरल साहब, हफीज़ शेख साहब के टाइम पे जब कुछ कमिटमेंट्स हुई थी IMF के साथ, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ वादे किए थे कि कुछ चीज़ों पर टैक्सेस लगाए जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट स्पैन के लिए हमाद अजहर साहब आए और उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए। अब शौकत तरीन साहब को आए हुए बड़ा कम वक्त हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आइंदा जो बजट आएगा, जो कुछ ही दिन में एक्सपेक्टेड है, उसमें इजाफी टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने IMF के साथ बातचीत कर ली होगी? एक आम आदमी क्या परसीव करे? देखिए, अभी तक तो गालिबन नहीं की, लेकिन आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब ने ये कहा था कि हम IMF को हमने कह दिया कि हम दोबारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं, यानी लोन की जो शराइत है उस पर रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपसे बात करेंगे। और वजह गालिबन कोरोना और उसकी वजह से जो इफेक्ट हैं वो उसका ही जिक्र किया गया। अब चीज ये कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी ये पार्टियां इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं और इमरान खान के ज़हन में भी ये लाजमन होगा कि अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देनी है तो इन्हीं 2 साल में देनी है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन। अगर आवाम मुतमईन नहीं है तो बाकी तो बहुत कुछ आप करते रहें, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता आवाम के जहन पे, या वोटर आपको उस तरह नहीं परखता जिस तरह के वो आम हालात में अपने मुफादात की रोशनी में देखता है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है महंगाई कम करने के लिए, आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए कुछ न कुछ मेजर्स किए जाएंगे। टैक्स एडिशनल अगर नहीं लगेंगे तो हो सकता है कि कुछ टैक्सेस की जो पुराने लगे हुए हैं उनकी शरह बढ़ाई जाए, ताकि जो इधर कमी आपको आती है या कहीं और से आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ शरह बढ़ा के आप उसमें से कुछ कर लें। तो ये इस तरह का काम, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली इलेक्शन की सोच है जो कि हावी है कि इलेक्शन के मुताबिक उससे पहले हमने कुछ रिलीफ आवाम को देना है। सो तवक्को की जा सकती है कि इसमें कुछ नरमी इख्तियार की जाए बजट। ठीक है मुबशर बुखारी साहब, अभी कुछ देर पहले NBC ने जिक्र किया टैक्स फाइलर से मुतालिक। पाकिस्तान में जो टैक्स फाइलर्स हैं भी, उनको टैक्स रिटर्न होने का हमें कोई सिस्टम नज़र नहीं आता जैसे बाकी ममालिक में होता है। अगर कोई बेरोज़गार हो जाता है तो उस बंदे को अलाउंस मिलता रहता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में जो टैक्स पेयर होता है उसको फिर रिटर्न भी मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में हमें इस तरफ से मौसर निज़ाम नज़र नहीं आता कि शहरी फैसिलिटेट हों, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टैक्स फाइलर नहीं भी हैं और बहुत सारे लोग टैक्स देने से घबराते भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि आइंदा अगर इजाफी टैक्सेस ना लगाने की बात गवर्नमेंट कर रही है तो आम आदमी के लिए कोई रिलीफ होगा, और जो ऑलरेडी मौजूद टैक्सेस हैं क्या उसका दायरा कार बढ़ाया जा सकेगा? जी देखिए, एक तो बड़ी दिलचस्पी की बात ये नासिर भाई तस्करा कर रहे थे। शौकत तरीन साहब से मेरी पहली मुलाकात गालिबन 97 में हुई थी, जब ये मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे और हबीब बैंक को देख रहे थे। और हबीब बैंक को बड़ा इन्होंने उस वक्त गिरते हुए हबीब बैंक को संभाला। उसके बाद 2008 में ये पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर बने और IMF से वो जो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज था पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने हासिल किया। और अब वही मियां नवाज शरीफ के शौकत तरीन और आसिफ जरदारी के शौकत तरीन अब इमरान खान के शौकत तरीन हो गए हैं। तो यकीनी तौर पे एक ज़ीरक आदमी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ डिफरेंट होती हैं। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि IMF ने जो आपसे कहा था कि आप कोविड रिलीफ पैकेज के हवाले से ऑडिट करवा के उस रिपोर्ट को पब्लिक करें, उस पे गवर्नमेंट ने ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट पब्लिक करने से रोक दिया है और IMF से भी कहा है कि हम कुछ अरसे में करेंगे। चीज़ें यानी कुछ अजीबोगरीब शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं अपने तई। ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह के वादे होते हैं तो वो भी अजीबोगरीब लगते हैं। टैक्सेस की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में शायद रीजन में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला मुल्क हो। और दूसरी बात यह है कि फाइलर की आपने बात की, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और इस लिटरेसी रेट के साथ, और लिटरेसी रेट की भी डेफिनेशन आपको पता है कि सिर्फ सिग्नेचर करने वाला, इसमें जब आपका बहुत सारा ताजर तबका नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के साथ
ट्रेड कर रहा हो, तो ऐसे में टैक्स कल्चर को डेवलप करने के लिए ग्रेजुअल इक़दाम करने पड़ते हैं ताकि फाइलर होने का एक कल्चर डेवलप और प्रमोट किया जा सके। वो हम कर नहीं सके, हमने एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दे दिया। अब जो ये अनाउंसमेंट है या जो प्रॉमिस है, इस पे मैं आता हूँ, आखिरी सेंटेंस है वो ये है कि माजी में भी हमने इस तरह के बड़े बजट देखे गए, टैक्स फ्री बजट है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मिनी बजट आए। तो हमें जब तक देखना पड़ेगा कि बजट में नया टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्या उसके बाद भी कोई टैक्स नहीं लगेगा या टैक्सेस इंक्रीज नहीं होंगे, ये देखना अभी बाकी है। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अतर? देखिए, जहां तक मईशत का ताल्लुक है, पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा कुछ फिगर्स वगैरह सामने आई। हमारी जो मईशत की तरक्की की रफ्तार है उसको भी उन्होंने रिकैलकुलेट किया और कहा कि अब हम 4% तक जा सकते हैं। लार्ज स्केल आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो, उसमें भी बड़ी बेहतरी आई, आपकी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट खत्म हुआ, रोशन डिजिटल अकाउंट जो खोला उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीबन $1 बिलियन रखा। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अब जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं, ये वो बात है जो अगले इलेक्शंस की तैयारी है। इसलिए कि खान साहब, आपको पता है कि वो हमेशा कहते हैं ये मेरा खिलाड़ी है, वो मेरा खिलाड़ी है, तो वो मुझे लगता है इकोनॉमी भी क्रिकेट की तरह ही चला रहे थे। उन्होंने पहले कहा कि शुरू में जो विकेट गिरी असद उमर की, उसके बाद किसी ऐसे प्लेयर को लाया जाए जो क्रीज पे खड़ा होकर रोकता रहे बस। तो हफीज शेख साहब ने वो रोका है। अभी फिर वो शौकत तरीन साहब को ले आए, ये थोड़े से अवाम को रिलीफ दे के चौके छक्के मारेंगे ताकि अगले इलेक्शंस की तैयारी की जा सके। तो जहां तक आपको नजर आ रहा है कि टैक्स की मद में आपका टैक्स इकट्ठा नहीं होता और बहुत सारी ऐसी टारगेट्स हैं जो पूरे नहीं होते, उसमें यह है कि जो आपकी मशीनरी है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो कितनी संजीदा है। एक टैक्स के सीनियर ऑफिसर से मेरी 1 साल पहले 1.5 साल पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यह हो ही नहीं सकता, जो खान साहब ने टैक्स का टारगेट रखा है वो कभी अचीव ही नहीं हो सकता। इसलिए कि मुशर्रफ के दौर में भी हमने देखा है कि फौजी जाते होते थे टैक्स फॉर्म लेके दुकानों के ऊपर, लेकिन तब भी लोगों ने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाए। तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक माइंड सेट है, उस माइंड सेट को भी चेंज करने की जरूरत है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आप लोग तो अपना मुकम्मल जो ताउन है वो हुकूमत के साथ करें। और अपनी बात में खत्म करूंगा, यही चीज हमें नजर आई इलेक्शन कमीशन की ट्वीट में भी। उन्होंने अभी तक आपकी वोटिंग मशीन को देखा ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखा ही नहीं, और ट्वीट इस तरह की कर दी कि ये तो बहुत महंगा फ्रॉड है। और बाद में फिर दोबारा ट्वीट की प्रेस रिलीज कि अब हमने हुकूमत को कहा है कि अगले महीने हमें इसका डेमो दें। तो डेमो आपने लिया नहीं और पहले ही उसको फ्रॉड करार दे दिया। तो यही चीज हमारे टैक्स के निजाम में जो अफसरान बैठे हैं उनकी भी यही सोच है, इसलिए बेहतरी नहीं आ रही। ठीक है, बुखारी साहब आपका कमेंट मैं लूंगी, अमीर अब्बास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर लूँ उसके बाद। जी अमीर अब्बास साहब। देखिए, जैसे अतर साहब ने भी जिक्र किया, जब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि मईशत बहुत बेहतर हो गई है 3.94%, बल्कि शौकत साहब ने कहा कि ये 4% से भी ज़्यादा हो सकता है और ये 2023 में 6% से भी क्रॉस कर सकता है। जब आप कह रहे हैं कि मईशत इतनी अच्छी हो गई है, पर कैपिटा इनकम आप कह रहे हैं कि वो बढ़ गई है, करंट अकाउंट जो है वो 17 साल के बाद सरप्लस हुआ है, वो मुसलसल डेफिसिट में जा रहा था। एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं कि नून लीग के ज़माने में स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट थी, एक्सपोर्ट बढ़ गई है आपकी। तो ये सारे जो आशारिये हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये ठीक आशारिये हैं जो हुकूमत कह रही है, और अगर ये आशारिये ठीक है तो इसका मतलब है मईशत तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और अगर बहुत अच्छी मईशत है तो फिर इस मईशत में आप लोगों पर और मुआशी बोझ डाल के टैक्सों की सूरत में, तो आप मईशत को किस तरह से आप और मजबूत करेंगे, बल्कि आप पब्लिक सेंटिमेंट अपने खिलाफ करेंगे। और ख़ास तौर पर ये इसके बाद 2 बजट और इस हुकूमत ने लाने हैं, 2022 में और 2023 में। 23 का बजट जो है वो इस हुकूमत का ज़ाहिर बात है आखिरी बजट होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जो है वो अफोर्ड कर सकती है किसी भी किस्म की एंटी पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त। और जैसे पहले आगाज़ में आपने पीडीएम के ऊपर भी प्रोग्राम शुरू किया था, तो पीडीएम अगर दोबारा से रिकलेक्ट करती है तो उस सूरत में भी इस हुकूमत को नए टैक्सेस जो है वो नुकसान देंगे। अच्छा, एक कुछ टैक्सेस वो होते हैं जो हुकूमत बजट की सूरत में लेकर आती है हर साल। कुछ टैक्सेस वो होते हैं जो बजट के अलावा हर साल हुकूमत मुख्तलिफ मौक़ों पर बढ़ाती है, जैसे कि बिजली की कीमत में इजाफा है, जैसे कि गैस की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा है। जो डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुकूमत वसूल करती है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह जैसे हम स्कैंडिनेवियन या बाकी ममालिक में देखते हैं जो 70-30% की रेशो है, हम उस पर पाकिस्तान को लेकर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 70% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है और 30% डायरेक्ट टैक्सेस है। तो खान साहब कहते थे कि हम
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको 70 से 30% करेंगे और डायरेक्ट टैक्सेस को 30 से 70% करेंगे, ताकि जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स दे। खर्च सारिफ के ऊपर टैक्स के हिसाब से ना लिया जाए, टैक्स जो है वो आमदन के हिसाब से लिया जाए। तो ये खान साहब नहीं कर सके हैं इन 3.25 साल के अंदर, जिसकी वजह से जो टैक्सों का बोझ है वो ताकतवर और अमीर तरीन सरमायादार के ऊपर भी उसी तरह से पड़ता है बतौर सारिफ, और एक आम कमजोर ठेले वाले के ऊपर भी बतौर सारिफ उसी तरह से पड़ता है। तो टैक्सेस तो ले रही है हुकूमत, और लेकिन मुनसिफाना निजाम नहीं है। मुनसिफाना निजाम टैक्सों का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब मुख्तसरन ऐड कीजिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो एक लाइटर नोट पे अतर भाई को ऐड करना चाह रहा था कि वो नाइट वॉचमैन का रोल प्ले करने के लिए हमाद अजहर साहब को भूल गए थे, क्योंकि ओपनर असद उमर साहब थे, तो नाइट वॉचमैन का तज़किरा भी ज़रूरी था। ठीक, DNBC जी सही कहा। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा था कि बिल्कुल अमीर ने सही बात कही है कि अब जो बजट आता है वो बजट नहीं है, वो एक आपका अकाउंट की एक वो है अकाउंट शीट है जो आपको बताए थे कि हमने इतना खर्च किया, इतने पैसे चाहिए हमें, इतना हमें खुसारा हो गया, इतनी आमदनी होगी। अच्छा, इसके बारे में पहले एक ज़माना था जब पेट्रोल की कीमत का इजाफ़ा, गैस की कीमत का इजाफ़ा या कमी, रिलीफ, तनख्वाहों में इजाफ़ा, सब बजट का पैकेज हुआ करता था और वो लोग बड़े शौक़ से सुना करते थे, घर घर सुना करते थे। अब तो किसी को इंटरेस्ट भी नहीं रहा बजट से। उन्हें पता है, पिछले बार भी अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा था कि कोई टैक्स नहीं लगा, वाकई कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन उसके बाद जो 13-14 टैक्स आ गए, GTS और फलां, आप कोई बिल निकाल लें अपना टेलीफोन का, गैस का, बिजली का, यानी टैक्सेस के लिए भी गवर्नमेंट ने सोच रखा होता है कि किस वक्त इम्पोज किए जाएंगे, सिर्फ वो बजट का टाइम निकालना चाहते हैं ताकि कितना करना है। और ये बात मैं दोबारा कहूँगा कि अगर ये 2 साल, अगर आने वाले 6 महीनों में हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया तो इंतखाबात भूल जाएं। ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक के जाने वापस आकर दीगर मामलात पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस्लामी नज़राती काउंसिल के मुताबिक मसाजिद में जुमे के खुतबात हुकूमती हिदायत के मुताबिक होंगे। चेयरमैन इस्लामी नज़राती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने कहा है कि बेहतर मुआशरे की तश्कील के लिए 100 मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है। इसी सिलसिले में किबला अयाज की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद भी करवा पाएगी? मुबशिर बुखारी साहब। जी, एक्चुअली आपकी आवाज़ थोड़ी सी टूट रही थी। सवाल बुखारी साहब, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक जुमे के खुतबात होंगे, क्या आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद मुमकिन होगा? जी, माजी में जितनी भी मदारिस और मसाजिद के हवाले से पॉलिसीज़ आई हैं, अगर हम उन्हें रिव्यू करें तो यकीन कीजिए एक भी पॉलिसी और एक भी कानून पे इन लेटर एंड स्पिरिट जो है अमल दरामद नहीं हो सका। अभी कंट्रोवर्सी जारी है, जो ताज़ा तरीन है वो ये है वफाकुल मदारिस की, जब पैरेलल कई जो बोर्ड्स ऑफ मदारिस हैं वो बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से मदारिस की इंतज़ामिया में और जो वफाकुल मदारिस की इंतज़ामिया है उसमें शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो इस पॉलिसी को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और इतना मल्टी कल्चर्ड और जहाँ पे इतनी सेक्टेरियन डिवाइड हो और जहाँ पे मदरसा और मस्जिद इंतहाई ताकतवर हो, वहाँ पे शायद हुकूमत के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक गवर्नमेंट डिक्टेटेड सरमन जो है वो बताया जाए। और स्पेशली जब आपके बहुत सारे खुतबा जो हैं वो कोई डिग्री होल्डर नहीं है या उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड खुतबा जो है वो पढ़ भी सकें। उसके लिए आप ज़रा तादाद का अंदाज़ा कर लीजिए, लाखों में मसाजिद हैं जहाँ पे जुम्मे के खुतबे होते हैं। क्या ये लाखों में कितने दिन पहले ये वो डॉक्यूमेंट तकसीम करेंगे कि जनाब ये स्टेट डिक्टेटेड खुतबा है और ये आपको रट्टा लगाना है या किसी ने पढ़ना है तो उसके बाद आपने ये स्पीकर पे नशर करना है। ये बड़ा मुश्किल काम होगा और मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल होगा ये जुम्मे के खुतबे को स्टेट स्पॉन्सर्ड खुतबा में तब्दील करना। ठीक है नासिफ, एक चुगताई साहब, ऐसा भी तो मुमकिन है कि एक रिकॉर्डेड खुतबा दे दिया जाए तमाम मसाजिद को चलाने के लिए? आप शरारत कर रही हैं, ये गलत बात है।
अच्छा, वैसे आइडिया अच्छा है कि एक रिकॉर्डेड खुतबा दे दिया जाए, एक USB सबको पकड़ा दी जाए कि भाई इसको ऑन एयर कर दो। अच्छा, टू कम बैक टू दिस पॉइंट, इट वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अभी तक नहीं पता कि दारुल हुकूमत क्या होता है और दारुल खिलाफा क्या होता है। अभी हमारी सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें कहा गया है कि अल कुद्स अल शरीफ फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा होगा। तो जब हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता तो हम इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की बात कैसे करते हैं। चलें बात कर लेते हैं। बड़ा सलाम करता हूँ मैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को। सूद पर जो सिफारिशात हैं इस काउंसिल की, उन पर अमल कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, कौन करेगा, किस पे तप्पड़ है इतना कि वो सूद के ख़िलाफ़ सिफारिशात को कबूल करके उसको इम्प्लीमेंट कर दे। नंबर 2, एक तकरीर तो अरबी में, खुतबा अरबी में होता है, 2 हिस्से होते हैं। एक मस्तून कहलाता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और एक दुआओं पर होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हो, लेकिन जो नफ़रत फैलाती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मुझे हैरत है क़िबला अयाज साहब ये बात नज़रअंदाज कर गए, जो नफ़रत फैलाती है वो उर्दू की तकरीर है। जब मौलवी उर्दू में तकरीर करता है अपने अपने मकतब के फ़लसफ़े के हिसाब से, किसी को मुशरिक कहता है, किसी को काफिर कहता है, ऐलान करता है फ़लाँ को मार दो, फ़लाँ का वाजिबुल क़त्ल है, और लोग जो जौक दर जौक जाते हैं उसको मार देते हैं, हालांकि वो सच्चा मुसलमान होता है। तो फिर क्या होगा? उर्दू के खुतबे पर नज़र रखी जाए ना, उसको मॉनिटर किया जाए, उसके लिए USB फराहम की जाए कि उर्दू का खुतबा किस बारे में होगा, किस मौजू पर होगा। अभी आपने एक ऐलान कर दिया कि 21 मई को हम यौम फ़लस्तीन मनाएंगे और तमाम उलमा, तमाम ख़तीब तकरीर करें। वो तकरीर जिस तरह हुई है ना, अगर वो सुन लें ताहिर अशरफी साहब, तो उनको सदमा होगा बहुत सख्त। सब उनके ख़िलाफ़ थी, सब हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। ये थी ना कि लश्कर बनाओ, जिहाद करो, जवाब बेटा बम मार दो, ये तकरीरें थी भाई। तो उर्दू तकरीरों को काबू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ज़ाब्ता अमल बनाया जाए, ज़ाब्ता कार बनाया जाए। ये तकरीर तबलीग ना सही, इस्लाह माशरा के लिए होनी चाहिए। आपके जो गलत हरकतें फैल गई हैं माशरे में, जो इसराफ़ बेजा है, जो नमूद नुमाइश है, जो बेजा अखराजात हैं, उन पर ख़िलाफ़ होनी चाहिए। जहेज़, औरत को तलाक़, औरत के जायदाद का हिस्सा, इसके बारे में होनी चाहिए। इसके बारे में नहीं होती, कतई नहीं होती, वो कुछ और ही होती है। और बस वो कोशिश ये होती है हमारे लोगों की कि उस तकरीर के बाद जाएं मस्जिद में, ताकि उसमें गुनाहगार ना हो। ठीक है, अमीर अब्बास साहब। देखिए, जो जुमे का खुतबा है, दरअसल जैसे चुगताई साहब फरमा रहे थे, ये जुमे का खुतबा जो इसकी स्पिरिट इस्लाम ने रखी, वो सोशल चेंज के लिए रखी थी। वो सिर्फ मजहबी मौज़ूआत के हवाले से नहीं थी, उसमें सोशल अपलिफ्ट, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को। इवन जिस तरह आपका जुमे का खुतबा है, उसी तरह आपके हज के खुतबे की भी जो अहमियत है, वो भी सोशल एंड पॉलिटिकल उसकी हैसियत है। ये हमने तो उसको कन्फाइन कर दिया ना, चूंकि सोसाइटी इतनी रेडिकलाइज हो गई, और इतनी रेडिकलाइज सोसाइटी में जो मज़हब है वो उसको एक हद से ज़्यादा उसकी हसासियत इतनी बढ़ा दी गई। यानी अब मुझे बात करते हुए भी यकीन करें, इस मौजू के ऊपर बड़ा एहतियात से बात करना पड़ी है कि ये ना हो कि मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए कि उसके बाद एक नया इस मुल्क में बहस और फसाद शुरू हो जाए। तो इस हद तक सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया गया। यानी आप ये देखें कि आप अक्सर होटल्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, मार्केट्स में जाएं, वहां क्या लिखा होता है कि यहां मजहबी गुफ्तगू से परहेज करें। इस हद तक सोसाइटी को के फैब्रिक्स को आपने बर्बाद कर दिया, और इंटॉलरेंस इस हद तक आ गई, इस हद तक अदम बर्दाश्त आ गई। यानी इख्तलाफ के ऊपर अदम बर्दाश्त की लेवल यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और लिखा हुआ होता है जगह जगह पे कि मजहबी गुफ्तगू पे परहेज करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने मजहबी गुफ्तगू की वहां पे, और आपने अपना इख्तलाफ रखा किसी दूसरे से, तो वहां पे तो कुफर के फतवे और हंगामा शुरू हो जाएगा। मैंने खुद जुमे के खुतबे में लाहौर जैसे, अभी ये दारुल खिलाफा की बात कर रहे थे, लाहौर जो दारुल खिलाफा है पंजाब का, मैंने लाहौर के मरकजी इलाकों के अंदर मैंने खुद कुफर के फतवे सुने हैं जुमे की नमाजों में के खुतबों में। मैंने खुद प्रोवोकेटिव स्पीचेस सुनी है, इश्तियाल देने वाली, एक फिरके की दूसरे फिरके के खिलाफ। ये आपके जुमे के खुतबे का हो गया था।
जहां तक ये बात है कि क्या हुकूमत अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं, मेरे लिए इससे भी ज्यादा अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है। माजी में भी इसके ऊपर कई दफा बहस हुई कि ये करना चाहिए हुकूमत को, लेकिन हर हुकूमत डर जाती है। अगेन वही, क्योंकि सोसाइटी इतनी रेडिकलाइज हो गई है कि कोई हुकूमत टकराना नहीं चाहती मजहबी तबके के साथ। तो मेरे लिए तो ये एक साय ऑफ रिलीफ है कि कम से कम इस हुकूमत ने ये इनिशिएटिव तो लिया है। अमल दरामद होना ना होना उसके अंदर कई मुहर्रिकात हैं जिसके ऊपर पहले बात हुई है। ये आसान नहीं है अमल दरामद करवाना, लेकिन इनिशिएटिव। अच्छा, इजिप्ट ने 2014 में ये काम शुरू किया था, सऊदी अरब और यूएई में भी ये काम हो रहा है, ईरान और मलेशिया के अंदर भी ये काम हो रहा है। तो कई मुल्कों के अंदर जो जुमे का खुतबा है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। ये 100 के करीब, मैं आपको बता दूं, 100 मौज़ूआत हैं जिनका इंतखाब किया गया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की गाइडलाइंस के तहत। 100 मौज़ूआत और उनका जो मुसव्वदा है वो तैयार कर लिया गया है, और उस मुसव्वदे के तहत फिर जारी बात है ममालिक में भी ऐसा होता है कि रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। जनरल साहब देखिए, ये वैसे तो इस तरह अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन आइडिया दुरुस्त है। अब इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हुकूमत दे, अब जब जो बात हम कर रहे हैं वो एक्चुअली खुतबा जैसे कह रहे हैं, वो जुमा की तकरीर है, जुमा का खिताब है जो कि उर्दू में किया जाता है, और उसी में ही आप देखें कि बिलूम ऐसे फ्रोई मसाइल जो हैं उनको एड्रेस करते हैं जिनसे बिलूम वहां पे फसाद फैलता है, और वही चीज है जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब एक तो ये तरीका है कि आप लिखे हुए खुतबे पकड़ा दें या लोगों को कुछ गाइडलाइंस दे दें और उस पर अमल दरामद कराएं, वो होता या नहीं होता, ये एक लंबा काम होगा। लेकिन इसका तरीकाकार एक और भी साथ रखना चाहिए कि गाइडलाइंस के अलावा हर बड़े शहर में इनके लिए एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए जहां से इन खतीब जो भी कोई खताबत करना चाहे या कल कोई इमामत का करना चाहिए वो वहां से फारिग तहसील हो। ये गवर्नमेंट के इंतजाम में अदारे चलें जहां उनको मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स दिए जाएं, जहां उनको बताया जाए कि फतवे आपने इस तरह के नहीं लगाने, उनको उनकी रिलीजियस वैल्यू बढ़ाई जाए। आज उनकी रिलीजियस वैल्यू नहीं, आज उनकी न्यूसेंस वैल्यू है। वो हकीकतन हमारी सोसाइटी में ना कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है उनकी, और ना ही उनकी कोई रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, अगर है तो न्यूसेंस वैल्यू है, वो आप देख लें। लिहाजा ये उनको मेरा ख्याल है ट्रेन अगर साथ साथ किया जाए तो फिर हो सकता है कि 2, 4, 5 साल 6 साल के बाद आपको इसका इफेक्ट अच्छा नजर आए। बहुत ही यूजफुल मशवरा दिया आपने। अतर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इन प्रिंसिपल तो जो हुकूमत ने ये बात की है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह दूसरे दीगर लोगों ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मसला पैदा होता है वो खुतबे के अंदर ही अमूमन इस तरह की बातें होती हैं जिससे इख्तलाफात भी होते हैं, कभी अफरा तफरी भी फैलती है, एक दूसरे के खिलाफ फतवे भी वहाँ पे सुनने को मिलते हैं। और हुकूमत की इस जानिब तवज्जो करना यकीनन खुशाइंद है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह होगा? इसलिए कि इस वक्त जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, आपकी साइंस एंड टेक वजारत साइंस ने चांद देखने की एक ऐप बनाई थी, उसके ऊपर क्या अमल दरामद हो सका? क्या आप वहां पे उसको अमल दरामद करा सके? तो इस वक्त इस हुकूमत के अंदर जो आपको पॉलिसीज नजर आती हैं, वो जो राइट है ना, रिलीजियस राइट, उसकी अपीजमेंट इतनी ज्यादा है कि उसके होते हुए आप इस तरह की कोई चीज उनसे मनवा ही नहीं सकते। इस हुकूमत, ये जो हुकूमत खुद है, ये नजरियाती तौर पर थोड़ी सी कंफ्यूज है। इसके अंदर आपको लेफ्ट विंग लोग भी नजर आएंगे, इसके अंदर आपको कम्युनिस्ट भी नजर आएंगे, इसके अंदर आधे से ज्यादा जमात इस्लामी बैठी हुई है। तो जो हुकूमत खुद इतनी नजरियाती तौर पे कंफ्यूज है, वो एक क्लियर नजरिया किस तरह सेट करेगी दूसरे लोगों के लिए? लेकिन इन प्रिंसिपल ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। हर किसी को ये इजाजत नहीं हो सकती को जो मर्जी वो कहता रहे। ठीक है, आपने अपनी राय का इजहार किया। अतर, एक और मामले पर मैं आप तमाम शरका का शॉर्ट कमेंट चाहूँगी। बात यह है कि दफ्तर खारजा ने बयान दिया है पाक अमरीका की कोई फौजी एयरबेस नहीं है और ना ही ऐसा कोई मुआहदा हुआ है। इस पर आपकी राय क्या है अमीर अब्बास साहब? देखिए, 2001 में ऑलरेडी मुआहदा हो चुका हुआ था अमेरिका का हुकूमत के साथ, और वो मुआहदा था लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का, आपकी एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ठीक, तो वो तो ऑलरेडी पहले मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क मोल लेगी जो परवेज मुशर्रफ ने जैसे शमसी एयर बेस देकर किया था अमेरिका को बलूचिस्तान में, जैसे अयूब खान के ज़माने में बडाबेर एयर बेस जो है वो दी गई, जहाँ से U-2 जहाज़ उड़ते थे और सोवियत यूनियन की निगरानी करता था अमेरिका। उसकी वजह से मसाइल होते थे पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत ये रिस्क लेगी। मुबशिर बुखारी साहब जी, जैसे अमीर अब्बास फरमा रहे थे, वो माजी के
इस तरह के एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, और वो फिर एयर बेसिस खाली भी करवा लिए गए थे। शमसी की बात होगी, उसके बाद 2-3 और एयर बेसिस थे। अभी भी ऐसा नया कोई मुआहदा जो है हमारे इल्म में नहीं है, और ना ही बिल्कुल ठीक बात है इस तरह का रिस्क ले सकती है। पुराने मुआहदों पे अमल दरामद चल रहा है, जिसके नतीजे में जितनी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है यानी पाकिस्तान में, वो नूर खां एयरबेस से हो रही है, और वो रूटीन के गुड्स हैं इनके डिप्लोमेट्स के लिए। ठीक है, ये रूटीन की चीजें। नासिब एक चुगताई साहब, देखिए 2001 का जो ये एग्रीमेंट था, इस पर ख़ासा तनाज़ा हुआ था, शमसी पर भी, और 3-4 हवाई अड्डे और थे, जनरल साहब को पता होगा। और वो जो कंट्रोल से गुफ्तगू का कभी सुनी हो किसी ने, अमरीकी और पाकिस्तानी कंट्रोल की, तो गालियाँ वालियाँ उसमें बहुत टिक टाक होती थी एक दूसरे को। तो ये एक सूरत हाल है जो अभी कंटिन्यू कर रही है, सिवाय अड्डों के। अड्डे ख़त्म हो चुके हैं। दफ्तर ख़ारजा कहता है कोई अड्डा नहीं है, मुझे अपने दफ्तर ख़ारजा पे यकीन है। पेंटागन कहता है कि हम ज़मीनी फैसिलिटी भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गाड़ियाँ कराची पोर्ट से अफ़गानिस्तान जाया करेंगी, शायद उसकी मंजूरी हो चुकी है 3-4 गाड़ियों की, उसमें यूनो की गाड़ियाँ भी शामिल हैं अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन ये कि बाकायदा अड्डे देना मेरा ख्याल आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को मुईद यूसुफ साहब और अमरीकी सिक्योरिटी एडवाइज़र की मुबैना जनवा मुलाकात की वजाहत करनी चाहिए। ठीक है जनरल साहब। और मेरा ही ख्याल कि इस वक्त गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि कोई अड्डे दे, क्योंकि एक तरफ तो आवाम का रिएक्शन और दूसरी तरफ ये है कि हमारी अपनी पॉलिसी, वजीर आजम कह चुके हैं कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर चाइना के साथ अमेरिका की जिस तरह अभी दुश्मनी चल रही है, यहाँ पे बेसिस देना जो है वो चाइना के साथ आपके रिलेशंस पे बुरा असर पड़ेगा उसका। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। सो स्टेज के ऊपर ये जमीनी रास्ते वाला मसला तो रहेगा, ये तो दिया आपने पहले से दिया हुआ है, मजीद कोई बेसिस नहीं होंगे। ठीक है अतर। देखें जी, ये बिल्कुल इस खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। आपको याद होगा जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट के ऊपर बमबारी हुई थी, तो और पाकिस्तान ने ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया था। तो ये ज़मीनी रास्ता तो उस वक्त से पाकिस्तान ने दिया हुआ है, नया कोई ऐसा अड्डा या कोई रास्ता उनको कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा। और इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मेरे ख्याल में इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं, कोई सदाकत नहीं है। दफ्तर खारजा ने भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान में कोई अमरीकी एयरबेस नहीं है। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। तमाम शुरका ने अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। व्यूज़ मेकर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।